अभी आप समझेंगे थोड़ी देर के लिए और उसके बाद यस, और आप लोग समझिए अच्छे से। क्लास के बाद तुमसे बात करेंगे, मिलेंगे जरूर तुमसे एक बार, है ना। सुनो, देखो बेटा, जैसे ही ये तुगलक, कौन सा वंश था हमारा, गुलाम, कौन सा वंश, गुलाम वंश जैसे ही समाप्त होता है, यहां से हिंदुस्तान में एक वंश आता है जिसका नाम हुआ कौन सा वंश, खिलजी वंश। कौन सा वंश था, खिलजी वंश। सुनो मेरे बेटा ध्यान से, है ना, बहुत प्यार के साथ। ये खिलजी वंश आता है और खिलजी वंश शुरू होता है 1290 में, और 1290 से कब तक, 1320। 1290 से कब तक, 1320 तक। ध्यान से सुनिएगा बातों को। जिस समय गुलाम वंश था, बैठाओ रे महोदय जी को, जिस समय गुलाम वंश था, बलवन शासन कर रहा था, तो बुलवन के बाद इसका पोता था कैकुवाद। क्या नाम था, अब जैसे ही कैकुबाद शासक बना था, सुनना आप जरा ध्यान से, मैं वहीं से इस कहानी को समझा रहा हूं। कौन शासक बना था, कैकुबाद। कैकुबाद शासक बना था 1287 में, और ये 87 से कब तक रहा था, 90 तक। इतिहासकारों ने इसके बारे में अलग अलग बातें बताई। कैकुबाद जिस समय गद्दी पर बैठा, बीमार शासक था, बहुत बीमार रहा करता था। 1287 से 88, 89, 90 तक आया, आते आते सिसकने लगा, ऐसा लगने लगा बहुत जल्दी जाएगा, मरने लगा। इस कैकुबाद का एक बेटा था जिसका नाम था शमसुद्दीन क्यूमर्स। क्या नाम था, क्यूमर्स। और क्यूमर्स एक नवजात शिशु था, बहुत छोटा सा लड़का था, 3-4 वर्ष का लड़का था। अब जो कैकुबाद हुआ करता था, ये चाहता था गुलाम वंश का अंत ना हो, ये चाहता था मेरे बाद मेरा बेटा राजा बने। अब तुम सोचकर देखिए, हिंदुस्तान की गद्दी पर, हिंदुस्तान की ऐसी नौबत आ गई कि 3-4 वर्ष का लड़का शासक बनेगा। यानी कौन शासक बनेगा, क्यूमर्स शासक बनेगा। अब देखो, ये जो कैकुबाद था, इसका एक सेनापति था, जिस सेनापति का नाम था जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम था इसका, जलालुद्दीन खिलजी। इसका एक कौन था, सेनापति। जलालुद्दीन खिलजी सेनापति था, और खास बात, जलालुद्दीन खिलजी वृद्ध था, 70 वर्ष उम्र थी। कैकुबाद ने बुलाया, बोले बाबा इधर आओ। हाँ बाबा ही कहते होंगे यार, 70 वर्ष का है तो। बाबा को बुला लिया, बाबा पहुंच गया, बोले हाँ महाराज कहिए। बोले हमारी एक अंतिम इच्छा है, वैसे तो हम जाने वाले हैं ईश्वर के पास। बोले हाँ बताओ क्या इच्छा है। बोले हमारी मृत्यु के बाद ना गुलाम वंश का अंत नहीं होना चाहिए, हमारी मृत्यु के बाद हमारा बेटा क्यूमर्स शासक बनना चाहिए। जलालुद्दीन कहा वो तो अभी बच्चा है। बोले तुम तो बड़े बूढ़े हो ना, आप उसे गद्दी पर बिठा देना और आप शासन करना, उसका संरक्षण करना, उसका प्रोटेक्शन करना। खिलजी ने कहा ठीक है महाराज, आप जो कहेंगे वही हुआ। कैकुबाद की मृत्यु हुई। इसकी मृत्यु होने के बाद मात्र 3-4 वर्ष का लड़का क्यूमर्स दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। देखना क्वेश्चन, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला सबसे कम उम्र का शासक कौन हुआ, क्यूमर्स। और उसकी रक्षा कौन कर रहा है, जो एक वृद्ध शासक था। कैसे होगी रे हिंदुस्तान की रक्षा, एक वृद्ध है जो मिनट मिनट पर खांसी आती है उससे, और एक बहुत छोटा सा लड़का है जिसे कुछ होश हवास नहीं है। ऐसे लोग गद्दी पर बैठे थे। इतना तो सब जानते हैं कि अगर दिल्ली की गद्दी पर रहना है, सल्तनत में रहना है, तो बेटा खून तो बहाना पड़ेगा, तलवार तो चलानी पड़ेगी। ना तो तलवार चलाने के उसके बस में है, ना उसके बस में है। खिलजी अच्छे से जानता था कि दिल्ली की गद्दी पर एक छोटा सा मासूम सा लड़का बैठ गया है, ये पूरी दुनिया में पता चल जाएगा। और जैसे ही तुर्कों में पता चला, ईरानियों में पता चला, तो भारत पर फिर विदेशी अटैक होंगे। और मंगोलों को पता चल गया तो पूरी कहानी ही बिगड़ जाएगी। वो जानता था एक बूढ़ा बैठा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, उसने पूरी दुनिया को देखा है। अगर एक छोटा सा लड़का बैठा हुआ है तो वो क्या जानेगा, उसने तो कुछ देखा ही नहीं है अभी। इसने कहा इसलिए इस नवजात शिशु का हटना बहुत जरूरी है। ये यही प्लानिंग किया करता था कि कुछ ही दिन बैठ पाया था ये बेचारा क्यूमर्स गद्दी पर। एक दिन रात को इसी के पास सोता था, इसी के पास रहता था, खिलजी इसका संरक्षण कर रहा था। और एक रात इसने क्या किया, ये जो क्यूमर्स था इसे कपड़े में लपेट लिया, कपड़े में लपेटा, तलवार लगाई और तलवार लेकर सीधा यमुना नदी के किनारे रात्रि में चला गया। अर्धरात्रि हो रही थी, यमुना नदी के किनारे
कपड़े को खोला, उसे वहां रखा और छोटे छोटे उसके टुकड़े कर दिए। इस गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या किसने कर दी? जलालुद्दीन खिलजी। छोटे छोटे उसके टुकड़े कर दिए और छोटे से बच्चे को इसने मार दिया और मारकर यमुना नदी में बहा दिया। गुलाम वंश का अंतिम शासक बना क्यूमर्स, और क्यूमर्स की हत्या उसी के सेनापति किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने की। और यहां से एक नया वंश हमें देखने को मिला, जिस वंश का नाम क्या हुआ? खिलजी वंश। कौन सा वंश आया? खिलजी वंश। तो आप कह सकते हैं खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। याद रहेगा कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। सोचकर देखो, दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम उम्र का शासक क्यूमर्स था और दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक उम्र का शासक जलालुद्दीन खिलजी। दोनों एक साथ आए, सबसे कम उम्र का और सबसे अधिक उम्र का। लगभग कितने ईयर वर्ष थी इसकी? 70 वर्ष। 70 ईयर ओल्ड था, 70 वर्ष पुराना था आदमी है। जलालुद्दीन खिलजी शासक बन गया। जैसे ही खिलजी शासक बना, शासक बनने के तुरंत बाद इसने एक अनाउंसमेंट कर दिया, एक घोषणा कर दी राज्य में कि मैं जलालुद्दीन खिलजी रक्त से नफरत करता हूं। मैं नहीं चाहता सल्तनत में रक्त बहे, इसीलिए सब प्यार से रहिए, ज्यादा किसी को कोई समस्या नहीं होगी, मेरी गारंटी है। लोगों ने बड़ा उपहास किया। एक वो व्यक्ति कह रहा है रक्त से नफरत करता है, जो अभी रक्त बहा के आया है, एक छोटे से बच्चे को मार कर आया है। लोगों ने इसका खूब उपहास किया। लेकिन क्वेश्चन आता है कैसे? दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने अनाउंस किया था कि वह रक्त से नफरत करता है, तो वो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी एक वृद्ध शासक था, ये शासन कर रहा था। ये तो सबको पता था अगर खिलजी शासन कर रहा है तो विदेशी आक्रमण तो होने ही होने हैं। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इसका एक भतीजा था, उसी भतीजे से इसने अपनी बेटी का विवाह कर दिया था। यानी इसका भतीजा भी था, इसका दामाद भी था, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था इसका? अलाउद्दीन खिलजी। ये इसका सेनापति भी था, दामाद भी था, भतीजा भी था, अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि जलालुद्दीन खिलजी का संरक्षक बनकर आया था अलाउद्दीन खिलजी। जिस समय जलालुद्दीन खिलजी शासन कर रहा था, इसने अपने भतीजे को यानी अपने दामाद को, अपने सेनापति को एक स्थान पड़ता है कड़ा मानिकपुर। कौन सा स्थान पड़ता है? ये कड़ा मानिकपुर नामक स्थान पड़ता है। और ये कड़ा मानिकपुर नामक स्थान जो है वो इलाहाबाद के पास है। कहां है ये? इलाहाबाद के पास कड़ा मानिकपुर नामक स्थान पड़ता है। इस अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर की जागीरदारी दे दी, यानी कि इसे कड़ा मानिकपुर का क्या बना दिया? नवाब बना दिया, एक प्रकार से गवर्नर बना दिया कड़ा मानिकपुर का। अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर का नवाब बन जाता है। लेकिन कड़ा मानिकपुर से ही दिल्ली की खूब अच्छे से रक्षा कर रहा था। उसी समय जलालुद्दीन खिलजी के समय ही मंगोलों का आक्रमण फिर हो गया। पहली बार मंगोल आक्रमण किसके समय हुआ था? इल्तुतमिश। दूसरी बार बलबन। और तीसरी बार किसके समय हुआ? जलालुद्दीन खिलजी। यहां पर मंगोलों का आक्रमण हुआ और जैसे ही मंगोलों का अटैक हुआ, इस मंगोलों के आक्रमण को जो रोका था वो किसने रोका था? अलाउद्दीन खिलजी। इसी अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल के अटैक को रोका था। खूब भयंकर तरीके से इसने युद्ध लड़ा और मंगोलों को फिर पराजित कर दिया। कुछ ऐसे मंगोल थे जिन्हें पराजित कर दिया था और बंदी बना लिया था। ऐसे मंगोलों की संख्या लगभग 2000 थी। 2000 से अधिक मंगोलों को अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बना लिया था? बंदी बना लिया था। और किसके पास भेज दिया था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने उन सबको मंगोलों को बुलाया, बोले इधर आइए। ये मंगोल भी समझ गए थे अब तो ये हमें मार ही देंगे, फांसी पर लटका ही देंगे। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी कुछ अलग ही आदमी निकला। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा तुम्हारी जान बचाई जा सकती है, तुम्हारे प्राण बचाए जा सकते हैं, बस तुम अगर एक काम कर लो तो। मंगोलों ने कहा बताइए महाराज क्या काम करना है? बोले तुम सबके सब मंगोल जो हैं, मंगोलिया से तो आते ही थे, बोले तुम सबके सब मंगोल मुसलमान बन जाओ, भारतीय मुसलमान जाओ। यानी कि अगर तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लोगे तो क्या हो जाएगा? हम तुम्हें छोड़ देंगे। जलालुद्दीन खिलजी के कहने पर इन 2000 मुसलमान जो 2000 मंगोल हुआ करते थे, ये सभी के सभी क्या बन गए? मुसलमान बन गए। इसीलिए इन 2000 मुसलमानों के लिए इस जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली में एक नगर बसाया था, जिस नगर का नाम था मंगोलपुरी। आज भी तो है दिल्ली में।
दिल्ली में आज भी एक स्थान है मंगोलपुरी। इस मंगोलपुरी को किसने बसाया था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने इस मंगोलपुरी नामक नगर को बसाया था। कभी कभी एक प्रश्न आता है, भारत के किस नगर के मुसलमानों को नया मुसलमान कहा जाता है? न्यू मोमडन कहा जाता है। आज भी नया मुसलमान किसे कहा जाता है? तो आप क्या करेंगे, किसे कहेंगे आप? मंगोलपुरी के मुसलमानों को। नया मुसलमान किसे कहा जाता है? मंगोलपुरी के मुसलमानों को कहा जाता है। इस प्रकार सब ठीक से चलने लगा, कोई दिक्कत नहीं थी, शासन सही चल रहा था। इधर दिल्ली का शासक जलालुद्दीन खिलजी था और कड़ा मानिकपुर में कौन बैठा हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ तो ले जाओ ना, इसे दे देना। यहाँ कौन सी फिल्म की वीडियो बन रही है? सब बीच में डिस्टरबेंस हो जाएगा, दूल्हे का चेहरा सही नहीं आएगा। मास्टर जी हैं ये, मास्टर जी की क्या है। चलो देखो बेटा, सुनो अब इसके बाद क्या होता है। सब ठीक से चल रहा था, कोई दिक्कत थी नहीं। ये जलालुद्दीन खिलजी था, जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे दिमाग भी तो चलता है हल्का हल्का सा। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा ढीले हो रहे थे, एक दो चूड़ी कम होते जा रहे थे। ये जलालुद्दीन खिलजी का दिमाग ऐसे ही चलता जा रहा था। इस जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा सेनापति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये सबसे अनपढ़ शासक था। सबसे अनपढ़, कुछ भी नहीं आता था इसे, लेकिन बहुत योद्धा, बहुत बड़ा था। युद्ध लड़ने में बड़ा निपुण हुआ करता था ये अलाउद्दीन खिलजी। अब ये जो जलालुद्दीन खिलजी था, अचानक से इसके दिमाग में एक विचार आया और अलाउद्दीन से कहा, अरे अलाउद्दीन इधर आइए। अलाउद्दीन पहुंच गए, बोले हाँ बताइए। बोले हमारा एक सपना है, उसे आप पूरा कर दीजिए। अलाउद्दीन ने कहा बताइए चाचा जान। हाँ चाचा जान ही थे ये। बताइए चाचा जान, कौन सा सपना है तुम्हारा? बोले हमारा सपना है कि हमें दक्षिण भारत को जीतना है। किसे जीतना है? साउथ इंडिया को जीतना है। आप हमारी मदद करिए कि हम दक्षिण भारत को जीते। यानी कि दिल्ली का बादशाह, दिल्ली का सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी आपको आदेश देता है कि आप अभी के अभी पूरी सल्तनत की सेना लेकर जाएं और दक्षिण भारत को जीत कर आए। यानी कि दक्षिण भारत जीतने का मतलब था कि अगर कोई दक्षिण भारत की तरफ चला भी गया तो मुश्किल है वो जिंदा लौट आए। साउथ इंडिया के जो राजा हुआ करते थे उनमें एकता बहुत अच्छी थी, यूनिटी थी। इतनी ज्यादा अच्छी यूनिटी थी उनके अंदर कि अगर कोई व्यक्ति वहां, अभी तक कोई बताओ गया है कोई? मोहम्मद बिन कासिम से लेकर अभी तक कोई साउथ इंडिया की तरफ गया ही नहीं, और कोई जाने की कोशिश भी नहीं करता था। सब जानते थे अगर हम दक्षिण भारत गए तो जिंदा ना लौट पाएंगे, सब यही समझते थे। जलालुद्दीन खिलजी थोड़ी जा रहा था, इसने तो अपने भतीजे को भेजा था। बोले मरेगा तो ये मरेगा, अपना क्या जाएगा। और इसने कह दिया कि पूरी सेना लेकर जाइए साउथ इंडिया। अब अलाउद्दीन खिलजी भाई सुल्तान है, उसका आदेश तो मानना ही पड़ेगा। अलाउद्दीन ने खिलजी कह दिया ठीक है चाचा जाएंगे। बस फिर क्या था, चल दिया एक बड़ी सी सेना लेकर। देखना अब यहां से, अगर आप साउथ इंडिया जाएंगे ना बेटा, अगर आप साउथ इंडिया कभी भी जाना हो दक्षिण भारत तो हमसे मिलकर जाना, रास्ता बता देंगे तुम्हें। हाँ कॉल कर लेना है ना। अगर आप साउथ इंडिया जाएंगे तो ये वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट। कौन सा घाट है? ये है पश्चिमी घाट। ध्यान से सुनो, पश्चिमी घाट। अब ये यहाँ दिल्ली में रहते हैं। यहां से जब इन्हें आएंगे तो ऐसे आएंगे, पालघाट दर्रा पड़ेगा, पालघाट पास। और यहां से आने के बाद इसके पैरेलल जाएंगे, तब जाएंगे यहाँ। अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर नामक स्थान से ऐसे चलता आया साउथ इंडिया की तरफ प्रवेश कर रहा था। महाराष्ट्र में पहुंचा ही था। जैसे ये महाराष्ट्र में पहुंचा था, महाराष्ट्र में एक स्थान पड़ता है औरंगाबाद। कौन सा स्थान है? और इस औरंगाबाद के पास एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है देवगिरी। क्या नाम था यहाँ का? यहाँ एक स्थान था जिसका नाम था देवगिरी। और देवगिरी के बड़े सीधे साधे से प्यारे से एक महाराज हुआ करते थे जिनका नाम था रामचंद्र। क्या नाम था? बड़े सीधे साधे से थे, छोटा सा राज्य था, छोटे से राजा थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। ये अलाउद्दीन खिलजी जैसे जैसे आगे की तरफ साउथ इंडिया की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे इसका दिल धड़क रहा था। बोले अब की बार भगवान बचा ले कैसे भी, अगर साउथ इंडिया पहुंच भी गया तो वापस ना आने का। इसे डर लगता जा रहा था।
इसने जैसे ही इस देवगिरी नामक स्थान पर पहुंचा, औरंगाबाद के पास यहां पर ये पहुंचा, यहां से सूचना मिली कि यहाँ का एक राज्य है देवगिरी, यहाँ के राजा कौन है, रामचंद्र, और इस देवगिरी में बहुत धन है, बहुत पैसा है, बहुत धन है, सोना चांदी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। इसने कहा चाचा को क्या चाहिए, धन, साउथ इंडिया में भी क्या है, धन, इसे क्या चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, क्यों ना हम यही आक्रमण कर दें। और इसने सुल्तान के विरुद्ध जाकर ये साउथ इंडिया न गया, और इसने किस पर आक्रमण कर दिया, देवगिरी पर। इसने जैसे ही देवगिरी पर आक्रमण किया, देवगिरी के शासक रामचंद्र को बुरी तरह पराजित कर दिया। इसे मारा नहीं, बंदी बना लिया और इसे बुरी तरह पराजित कर दिया, और देवगिरी को बहुत अच्छे से लूटा। और इसी देवगिरी का नाम बदलकर इसने दौलताबाद कर दिया था। इसका नाम क्या कर दिया था, आगे बहुत ज्यादा काम देगा, देखना। इसने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था, दौलताबाद। देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया, और बहुत अथाह धन यहां से लूटा। और लूटकर जब ये वापस जा रहा था, बोले चाचा को दूंगा, जाकर खुश हो जाएगा। भाई चाचा मरने वाला था, धन की जरूरत नहीं थी, कुछ इच्छाएं होती हैं वो पूरी होनी चाहिए थी, मर तो रहा ही था। जैसे चाचा को वहां पता चला कि मैंने भेजा साउथ इंडिया था लूटने के लिए, लेकिन ये देवगिरी को लूट कर आ गया, नाराजगी जता दी चाचा ने। चाचा ने कहा आ मत जाइयो यहां, अगर तू दिल्ली पहुंच गया पैर काट दिए जाएंगे, फांसी पर लटका दिया जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी डर गया, और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली नहीं गया, बल्कि कहां रुक गया, कहां रुक गया, कड़ा मानिकपुर। कहां थी इसकी राजधानी, कड़ा मानिकपुर नामक स्थान पर, यानी इलाहाबाद में ही रुक गया, ये दिल्ली की तरफ गया ही नहीं। इधर जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली में है, और ये कड़ा मानिकपुर पर इसके पास खूब पैसा हो गया, खूब धन हो गया। दिक्कत दोनों को थी, डर जलालुद्दीन को भी था, डर इसको भी था। जलालुद्दीन को इसलिए डर था कि मैं अकेला बैठा हूं निहत्था, कहां, दिल्ली में, वृद्ध शासक हूं, अगर किसी ने आक्रमण कर दिया तो मार देगा, बस अलाउद्दीन ही बचा सकता है। और अलाउद्दीन को इस बात का डर था कि कोई विदेशी आक्रमण करेगा, उस बूढ़े को मार देगा, और मारने के बाद दिल्ली कभी मेरे हाथ आएगी नहीं, कोई और ले जाएगा दिल्ली को। उसे दिल्ली की चिंता हो रही थी, दिल्ली की चिंता उसको भी हो रही थी, लेकिन दिल्ली से ज्यादा अपनी जान की चिंता हो रही थी। दर्द दोनों तरफ था, कराह दोनों रहे थे, लेकिन दिक्कत थी कहे कौन पहले, इस दर्द को बयां कौन करे, दिक्कत यहां हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था, बहुत सा समय गुजर गया, लेकिन जब देश में आशंकाएं बढ़ने लगी कि कहीं दोबारा से पुनः किसी का आक्रमण ना हो जाए, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक पत्र लिख दिया चाचा के लिए। देखा चाचा गलती हो गई, भारी मिस्टेक हुई है, एक काम कर दीजिए तुम, हमसे गलती हुई है, आप, हमने जितना धन लूटा है ना वो पूरा धन तुम ले लीजिए, और तुम्हारे कहने पर ही हम साउथ इंडिया को लूटने के लिए फिर जाएंगे, साउथ इंडिया पर फिर आक्रमण करेंगे, लेकिन अब जाएंगे, गलती हो गई, माफ कर देना चाहिए। जलालुद्दीन को पता था भाई उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। जलालुद्दीन का ठीक है चल माफ किया, आजा दिल्ली आजा, स्वागत करेंगे तुम्हारा। अलाउद्दीन का ना, दिल्ली ना आऊं, क्या पता तुम मुझे मार दो तुम्हारे गुस्से की, पहले ना मैं तुम्हें जांचूंगा, परखूंगा तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ है कि नहीं, कोई मीटर होगा जांच करने का गुस्से का। जलालुद्दीन का क्या करना है, बोले करना कुछ नहीं है, तुम दिल्ली की तरफ से आओ, मैं इलाहाबाद की तरफ से आता हूं, देखना। इधर से चला जलालुद्दीन खिलजी, इधर से, और इधर से कौन चला, अलाउद्दीन खिलजी। ये दिल्ली से आगे निकल आया, मेरठ तक पहुंच गया, और ये इलाहाबाद से आ गया इधर। बीच में यहां कुछ नदी सी पड़ी, यहां नदी सी पड़ जाती है, और यहां अलाउद्दीन खिलजी की पूरी सेना थी इसके साथ, और जलालुद्दीन भी कम नहीं पड़ा, ये भी पूरी सेना लेकर आया, सेना दोनों ही लेकर आए। इधर अलाउद्दीन है, इधर जलालुद्दीन है, दोनों दीन ही दीन है। अब देखो, अलाउद्दीन ने जैसे ही देखा कि चाचा तो पूरी सेना लेकर आए हैं, दिल्ली की शाही सेना आई है साथ में, अलाउद्दीन ने कहा ठीक है, मारने आए हो ना, जा रहे हैं हम लौट के, नहीं हमें तुमसे युद्ध करेंगे, पिता समान हो तुम, तुमसे युद्ध थोड़ी करेंगे, जा रहे हैं। जलालुद्दीन वापस सोने लगा। अलाउद्दीन, जलालुद्दीन कहा रुक तो सही भाई, कहां जा रहा है, बोले तुम सेना लेकर आए हो, मारने आए हो तुम मुझे, मैंने तो ये कहा था चाचा भतीजे हैं आपस में मिलेंगे, तुम तो मारने के लिए आए हो। जलालुद्दीन कहा ना ना वैसे ही लेकर आए, बोले वैसे ही काहे को लाए, पागल बनाने को लाए हो तुम। जलालुद्दीन ने कहा क्या करना है, बोले वापस कर दो सेना को, तभी मिलेंगे हम तुमसे, डर लग रहा है तुम मार दोगे, कुछ पता नहीं है।
जलालुद्दीन ने पूरी सेना वापस कर दी, कुछ सेनापति रह गए। बोले तुम जाओ, हम अपने भतीजे, भाई घर की बात है, दिक्कत क्या हो रही है, बाहर का क्यों बीच में आए? बस इसीलिए था। बस जैसे ही देखो ध्यान से, जैसे ही ये सेना पूरी की पूरी क्या हो गई, वापस करो इसे, वापस करो, हटाओ यहां से, ये वापस, सेना वापस हट गई यहां से, उसकी अभी है। ये सेना वापस जैसे हुई, सेना के वापस होने के बाद जलालुद्दीन चले इधर से और अलाउद्दीन चले इधर से। जैसे ये पुल बना हुआ था लकड़ी का, और इस पर आकर दोनों गले मिले। भाई साहब बोले आप, जैसे ही गले मिले, जलालुद्दीन तो बेचारे वैसे ही वृद्ध थे, अलाउद्दीन तो पूरा युवा था, बस यहाँ अंदर ऐसे करके चाकू लगा रखा था, और वैसे ही गले मिला हुआ था, पीछे से निकाला, और निकालने के बाद धुआंधार बता गिरा, चाकू लिया और गोद दिया, पीठ पर चाकू मारने लगा, और इतने मारने लगा कि जलालुद्दीन खिलजी की क्या कर दी, हत्या। अपने ही चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा, अलाउद्दीन खिलजी। कौन शासक बना, अलाउद्दीन खिलजी। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहां से शासक कौन बनेगा, अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है, और अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही शासक बना, आप ध्यान से सुनना, अलाउद्दीन खिलजी शासक बना। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसास्प। कई एग्जाम में ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अली गुर क्या नाम था, अली गुरसास्प। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था, अली गुरसास्प हुआ करता था, ये इसका वास्तविक नाम था। दिल्ली सल्तनत का सबसे अनपढ़ शासक, सबसे अशिक्षित शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। इतना अनपढ़ हुआ करता था कि से एक शब्द बोलना ना आता था किसी भी भाषा का, यानी पढ़ना नहीं आता था, एक शब्द नहीं जानता था। ये अल्लाह को बहुत मानता था, ईश्वर को, भगवान को खूब मानता था, लेकिन कुरान पर विश्वास नहीं करता था। इसके जो लोग हुआ करते थे, इसकी कम्युनिटी के जो लोग हुआ करते थे, वो कहते थे, बोले महाराज आप राजा हैं, आपको कुरान पढ़नी चाहिए। बोले आती नहीं है पढ़नी, तो कैसे पढ़ूं? बोले कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं आती, हमें तो आती है, हम पढ़ के सुना देंगे तुम्हें। तो पता है क्या कहता है, नहीं सुनूंगा। बोले क्यों नहीं सुनोगे? बोले क्या पता जो कुरान में लिखा हुआ है वो तुम सही बोलो, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ, तुम्हें कोई भाषा नहीं आती, वो भाषा मुझे आती है। और तुमने कहा सर इसमें देखना, इस पत्र में, लेटर में क्या लिखा हुआ है। मैंने लिया, अब तो मैं अपनी तरफ से भी तो बना सकता हूं, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं है इसमें क्या लिखा हुआ है। ये काला अक्षर भैंस बराबर था। भाई साहब अल्लाह को तो खूब मानता था, लेकिन कुरान पर विश्वास नहीं रखता था। ये कहता था मैं कैसे मान लूं कि जो कुरान में लिखा हुआ है तुम वही पढ़ रहे हो, तुम गलत भी तो कह सकते हो। इसलिए इतना अनपढ़ हुआ करता था। तो याद रखना, दिल्ली सल्तनत का सबसे कैसा शासक था, अनपढ़, यानी कि अशिक्षित शासक था। लेकिन अनपढ़ जरूर था, अनपढ़ जरूर था, लेकिन इसके बराबर जो वास्तव में एक शासक कार्य किया करता है, ऐसे कार्य किसी ने नहीं किए। कुछ अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों के बारे में आज समझते हैं, और कल अगर समय बचा तो आगे पढ़ेंगे, नहीं तो कल हम इसके विजयी अभियानों के बारे में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बहुत बड़े विजयी अभियान हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। कम से कम 2 दिन की क्लास तो हो ही जाती है। सुनिए, इसकी सबसे पहले नीति पढ़ते हैं, इसने क्या पॉलिसीज रही इसकी दिल्ली सल्तनत में। सबसे पहली नीति, इसे पता था इसे दिल्ली सल्तनत का बहुत बड़ा विस्तार करना था, बहुत बड़े राज्यों को जीतना था। अगर राज्यों को जीतना है तो सैनिकों की तो भर्ती करनी पड़ेगी। और तुम्हें पता है दिल्ली सल्तनत में सैनिक तो नहीं जाते थे, मैंने बलबन का किस्सा सुनाया था तुमको, इतना जल्दी सैनिक नहीं जाते थे। सैनिक न जाने के पीछे 2 बड़ी वजह होती थी। एक तो नगद वेतन नहीं मिलता था, किसी को जमीन दे दी जाती थी उसके परिवार को कि तू अपने बेटे को भेज दे, ये जमीन करता रहेगा, नगद वेतन नहीं मिलता था। इसने सबसे पहला काम किया, सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा चालू कर दी। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा चलाई, आप आंसर क्या करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर बात? पहला काम क्या था इसका, पहला काम क्या था, सैनिकों को क्या दिलाई थी, सैनिकों को नगद वेतन देने की क्या चलाई, प्रथा चलाई। पहला काम, पहला काम। दूसरा, अब कुछ युवा जिन्हें पैसों की जरूरत होती थी वो भर्ती होने लगे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में सैनिक भर्ती नहीं हो रहे थे। इसने कारण जाना। दूसरा कारण था कि सेना में भर्ती होने के लिए कौन जाएगा, युवा। और युवाओं को ना अपने चेहरे पर बड़ा प्रेम होता है। अब जब युवा सेना में भर्ती होगा तो वहां कोई देखने के लिए भर्ती थोड़ी हुआ, युद्ध के लिए हुआ है। और युद्ध में तो तलवार चलती थी, और तलवार चलती तो चेहरे बिगड़ जाते थे, कट जाते थे, फट जाते थे, स्किन खराब हो जाती है ना।
हाँ, और युवाओं को तो चेहरे से बड़ा प्यार होता है। तो राजा कहता था, बोले क्यों नहीं आ रहे? बोले ना इनके चेहरे खराब हो जाएंगे इसलिए नहीं आ रहे। बोले चिंता मत करिए। इसने सैनिकों के लिए हुलिया बनवा दिया। सैनिकों के लिए क्या बनवाया इसने? हुलिया। सैनिकों के लिए हुलिया बनवाने वाला पहला शासक कौन था? तो भी आप याद करेंगे, अलाउद्दीन। पहला बोल रहा हूं तो दूसरा भी कोई आएगा, दूसरा आएगा अकबर। अकबर भी हुलिया बनवाएगा सैनिकों के लिए। हुलिया का मतलब जानते हैं? बाहुबली देखिए ना, वो ऊपर से नीचे तक बस आंखें आंखें दिखाई देती है, पूरा लोहे का कवच जैसा बन जाता है पूरे का पूरा। तलवार लगेगी तो सर करके निकल जाएगी, कटेगा नहीं। इससे हुलिया बनवा दी थी। सबसे पहला काम सैनिकों को क्या दिया? नगद वेतन। दूसरा सैनिकों के लिए क्या बनवाई? हुलिया। एक काम क्लियर हुआ। तीसरा सुनिएगा, तीसरा काम देखिएगा बेटा, इसने क्या किया सुनो। इसने कृषि के महत्व को समझा। कृषि के महत्व को, कृषि के महत्व का मतलब क्या था? ये कृषि से कर तो लिया करता था, टैक्स तो लेता था, लेकिन किसान बेईमानी करते थे। पता चल गया था अनपढ़ है, कुछ नहीं कर पाएगा। पूछता था भैया कितना बीघा खेत है? बोले 10 बीघा। 10 बीघा के हिसाब से ले लिया। कोई माप नहीं था, कोई दंड नहीं था, कुछ पता नहीं था कितना है, ऐसे ही बता दिया। इसने कहा यार खेत तो ज्यादा सा लगता है लेकिन ये कम देते हैं। सोचिए, अनपढ़ था। और इसने कृषि में, याद रखना, भूमि को मापने के लिए, किसको मापने के लिए? भूमि को मापने के लिए पैमाने की शुरुआत की थी। भूमि को मापने के लिए पैमाना निकाला था, पैमाने का आविष्कार किया था, पैमाने की खोज की थी। इस पैमाने का नाम रखा था इसने बिस्वा। क्या नाम रखा था? बिस्वा नामक पैमाने की खोज की थी। और इसने कहा था 1 बीघा तब होगा जब 20 विस्वा हो जाएंगे। कितने विषय हो जाएंगे? कहते हैं ना पक्का बीघा, ओरिजिनल बीघा क्या होता है? जिसमें 1 बीघा में कितने विषय होते हैं? 20 विषय, वो पक्का होता है। राजस्थान जाइए, आगरा की तरफ जाइए आप, तो वहां कैसे मिलेंगे? पक्के बीघा मिलते हैं। राजस्थान के लोग कहते हैं ना, बोले जितना तुम्हारा 3 बीघा है ना, उतना हमारा 1 बीघा है। यानी हमारे यहाँ जो है वो 7 विषय के मिलेंगे, 6 विषय के मिलेंगे। अगर आप दिल्ली की तरफ बढ़ गए तो 5 विषय के। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे विश्वा क्या होते जा रहे हैं? कम, क्योंकि सबको भूमि देनी है। और राजस्थान का तो क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, तो वहां 20 विषय का बना रखा है। ओरिजिनल बीघा यही है। याद रखना, 1 बीघा में ओरिजिनल रूप से देखें तो कितने विषय होते हैं? 20 विषय। ये बिस्वा नामक पैमाने की खोज किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर बात यहां तक? बताइए, क्लियर? इतना तो ये सब कर चुका था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसने सोचा अपने लिए तो, हाँ एक और बात थी। तुम्हें पता है अगर युद्ध लड़ना है, अगर युद्ध लड़ना है तो घोड़े तो रखने पड़ेंगे। भाई युद्ध में सबसे ज्यादा सहायक उस समय क्या हुआ करते थे? घोड़े हुआ करते थे। इसने खूब घोड़े खरीदे, विदेशों से खरीदे। ये घोड़े खरीद कर लाता था, सेना को दे देता था। सेना जब युद्ध लड़ने जाती थी तो दूसरी सेना को बेच देती थी वहीं से वहीं। समझ कर देखो, मतलब ये बेचारा घोड़े खरीदते खरीदते परेशान हो गया। और जो सेनापति हुआ करते थे वो बेचते बेचते परेशान ना हो रहे थे, उनकी तो इनकम हो रही थी। दूसरी सेना को कुछ बेच दिए, 10 बेच दिए, 5 बेच दिए, 2 बेच दिए। ये बड़ा परेशान हो गया, ऐसे समझ आ गया, बोले ऐसे काम नहीं चलेगा। इसने ना घोड़े दागने की प्रथा चला दी। किसकी प्रथा चला दी? घोड़े दागने की प्रथा। इसने मोहर बनवाई। तुमने देखा है ना, पहले गाय के बछड़ों को छोड़ दिया जाता था तो उसकी स्किन पर कटोरा गर्म करके लगा दिया जाता था, तो दाग दिया जाता था घोड़ों को, बछड़ों को। ऐसे इसने घोड़े दागने की इसने अपनी मोहर बनवाई और घोड़े की जो स्किन होती है उस पर लगा देता था और घोड़े दागने की प्रथा चला दी। और उसमें काउंटिंग डाल दिया कि इतने नंबर का घोड़ा, अब देखना कैसे बेचोगे। वो पूछेगा ना कहाँ गया इतने नंबर का घोड़ा, बोले मर गया, तो बोले डेड बॉडी लेकर आओ, कहाँ है? हाँ दिखाइए ना। नंबरिंग कर दिया था इसने स्किन पर, जो मिटे ही ना कभी भी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसने घोड़े दागने की प्रथा किसने चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी। बात क्लियर? अपने लिए और राज्य के लिए तो बहुत कुछ कर चुका था, अब देखना था प्रजा के लिए। प्रजा के लिए देखना था क्या करना है, जनता के लिए देखना था। उस समय भारत में खूब बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार था। इतना भ्रष्टाचार था, शहरों में बाजारों में इतना भ्रष्टाचार हुआ करता था कि अगर कोई व्यक्ति किसी दुकान पर गया सामान लेने के लिए तो उसे एक तो वस्तु कम तो ली जाती थी, ऊपर से महंगे दामों में दी जाती थी। हाँ, इसने सबसे पहला काम किया, इस बाजार को नियंत्रित कंट्रोल करने के लिए इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की। किसकी स्थापना की? गुप्तचर, इंटेलिजेंस एजेंसी होती है ना, गुप्तचर विभाग की, गुप्तचर विभाग की स्थापना की। और गुप्तचरों से कहा सिविल ड्रेस में जाना है और जाकर खड़े हो जाना है, बस ये देखना है कि कौन सा सेठ
बेईमानी कर रहा है, कौन सा दुकानदार बेईमानी कर रहा है, ये जाकर देखना है। अब गुप्तचर विभाग वाले गए और जाकर देखा, आराम से खड़े हो गए। अगर मान लीजिए तुम गए चीनी लेने के लिए, तुम चीनी लेने गए कितना, 1 किलोग्राम। अब वो देख रहा है, गुप्तचर वाला वहां खड़ा है, रॉ वाला, एजेंसी वाला, सीबीआई वाला आदमी खड़ा है वहां। 1 किलोग्राम चीनी लेने के लिए गए, तुम देखना जरा कितने ग्राम चीनी लेने गए, 1 किलोग्राम। जैसे आप 1 किलोग्राम चीनी लेने के लिए गए और उसने क्या किया, जो दुकानदार था उसने 950 ग्राम चीनी दी। कितने ग्राम दी, 950 ग्राम। कितना कम दी बेटा, कितना कम दी, 50 ग्राम। कितना कम दी, 50 ग्राम। और वो जो इंटेलिजेंस वाले खड़े रहते थे, गुप्तचर वाले, उन्होंने देख लिया, बोले अच्छा बेटा बेईमानी, उठा लिया। दुकानदार को उठाया, बोले कहां ले जा रहे हो, बोला अलाउद्दीन खिलजी ने बुलाया है। अलाउद्दीन खिलजी के नाम से कांपते थे लोग। बोले अलाउद्दीन खिलजी ने, बोले यहीं सेटल कर लो। बोले अब तो और चार्ज लगेगा रिश्वत देने के आरोप में। बस ले गए उठाकर। अलाउद्दीन खिलजी था, कई कई दिन तक नहीं नहाता था। हाँ, ऐसा ही था, मस्त रहता था, बाल रहते थे बड़े बड़े, पूरे पता नहीं कौन से जमाने का आदमी था। हाँ, बैठा दिया अलाउद्दीन खिलजी, बदबू आ रही है दूर तक, दूर से बदबू आती थी उस पर से। हाँ, बैठा दिया। हाँ भाई, कितनी चीनी कम थी, झूठ तो बोल ही नहीं सकता था कोई उसके सामने, जो झूठ बोलेगा और जुर्माना लगाएगा। बोले कितनी कम दी थी, बोले महाराज ज्यादा नहीं। कितनी, बोले बस 50 ग्राम। बोले कितनी, 50 ग्राम। सैनिकों से कहता था 50 ग्राम मांस काट लो इसके शरीर से। सोच कर देखो, सोचो, नहीं सोचो, जब तक फील नहीं करोगे चीज समझ में नहीं आएगी। 1 किलोग्राम चीनी लेने गया कोई व्यक्ति, कितने ग्राम, 1 किलोग्राम। कितनी दी, 950 ग्राम। कितनी कम दी, 50 ग्राम मांस कटना बॉडी से, 50 ग्राम। बोले कुछ भी कटवा ले, 50 ग्राम चाहिए। उंगलियां काट दे, कितने ग्राम की है, 7 ग्राम। ये कितनी है, 10 ग्राम। ये कितनी है, 22 ग्राम। टोटल मिलाकर कितना होना चाहिए, 50 ग्राम। 50 ग्राम मांस कटवा लिया। अब कोई बेईमानी करेगा कभी, एक को देखकर 10 की आंखें हो जाती हैं। किसी ने अगर 2 किलो की तो बोले पूरा पैर, लेफ्ट हैंड गायब। किसी ने अगर 10 किलो की कर दी, बोले दोनों हाथ, हाथ पैर। और किसी ने 1 कुंटल कर दी, आदमी गायब। कटवा देता था। वास्तव में बिल्कुल भी इसके अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि थोड़ी सी दया कर दे किसी पर, नहीं। और देखते ही देखते बाजार नियंत्रण प्रणाली ऐसी हो गई कि भारत दुनिया का सबसे नंबर 1 देश बन गया, जिसमें भ्रष्टाचार 0 हो गया। 0 आज जो नॉर्वे, आइसलैंड और ये जो देश बनते हैं ना, डेनमार्क वगैरह, नीदरलैंड के, हम दुनिया में नंबर 1 पर हैं, भ्रष्टाचार हमारे यहाँ 0 है। उस समय भारत था। और होगा ही भाई साहब, सबको अपना मांस प्यारा है, दूसरे के ही तो खून अच्छे लगते हैं, अपना तो भैया सुरक्षित रखना पड़ता है। सोचकर देखो, देखते ही देखते पूरी मार्केट में कंट्रोल हो गई चीजें। पूरी नीति को बहुत अच्छे से समझाया, और इसे कहते हैं हम इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली। नीतियों में इसने क्या क्या किया, देख लीजिए जरा, क्या क्या किया इसने। सबसे पहला काम, सैनिकों को क्या दिया, नगद वेतन। सैनिकों के लिए क्या बनवाया, हुलिया। तीसरा काम इसने क्या किया, कृषि के लिए भूमि मापने का क्या बनवाया। इस पैमाने का नाम क्या था, विश्वा नामक पैमाना। इसकी माप 1 बीघा बराबर कितने विषय, 20 विषय। ठीक है, ये किसने चलाई थी, अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा अगर देखें तो इसने घोड़े दागने की क्या चलाई, प्रथा चलाई। इसने गुप्तचर विभाग की क्या की, स्थापना। और इसने भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली, कौन सी प्रणाली, बाजार नियंत्रण, मार्केट को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम चलाया, जिसे बाजार नियंत्रण क्या कहते हैं, प्रणाली चलाई थी, जिसमें ये कम तोलने के बदले में क्या काट लेता था, मांस काट लिया करता था। ये तो बेटा इसकी कुछ नीतियां थी, पॉलिसी थी। अब थोड़ा सा यहां लिख लीजिए, और कल जो हम पढ़ेंगे क्लास में वो क्या पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक, आज खत्म नहीं हो पाएगा। कल पढ़ेंगे हम इसके अलाउद्दीन खिलजी के विजयी अभियान, विजयी अभियान पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ।